हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारी सीरीज का सेकंड लेक्चर है एंड इस सीरीज में हम यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 35 क्वेश्चंस देखे थे और रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो आप सबसे पहले उसे देखिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। एंड दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमारे सारे कोर्सेज एंड उनके अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग shall be instituted against governor of state in any court during his term of office. And second statement है, the emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. दोस्तों, अगर हम हिंदी में बात करें तो पहला स्टेटमेंट है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास कुछ इम्यूनिटीज होती हैं, जिसमें एक इम्यूनिटी ये भी है कि उनके कार्यकाल के दौरान उन पे किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती है। और सेकंड, जो उनके अलाउंसेस होते हैं वो उनकी टर्म के दौरान डिमिनिश नहीं की जाएंगी, मतलब आप कम नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। दोस्तों, रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, लिमिटेशन ऑफ पावर्स। सेकंड, इक्वलिटी बिफोर लॉ। थर्ड ऑप्शन है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। दोस्तों, अगर हिंदी में हम इस क्वेश्चन को देखें तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन मतलब रूल ऑफ लॉ के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। पहला, शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व एंड स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो दोस्तों, रूल ऑफ लॉ में लिमिटेशन ऑफ पावर होता है, इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ भी होता है, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स भी होता है, बट ये जो थर्ड ऑप्शन दिया गया ये गलत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल डाइसी ने दिया था। हमारा जो आर्टिकल 14 है उसमें हमें ये देखने को मिलता है और उसमें दोस्तों इक्वलिटी, राइट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पावर की बात होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी रूल ऑफ लॉ होगा मतलब कोई भी गवर्नमेंट लॉ के आधार पर ही कार्य करेगी, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगी। तो इसका सीधा साधा मतलब होता है कि उसकी पावर पे लिमिटेशन लग गई है। तो दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, ऑप्शन 3 गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इसमें फिर से आर्टिकल 356 के बारे में बात की गई है। दोस्तों, ये तीसरी बार हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, देन दोस्तों चार चॉइसेस दी गई हैं। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। सेकेंड ऑप्शन है द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शेल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन है कि द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। दोस्तों, अगर हम हिंदी में देखें
तो सवाल पूछा गया है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, एंड लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो दोस्तों हमने ये आर्टिकल 356 काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये जो ऑप्शन 1 है ये गलत है। असेंबली ऑटोमेटिकली डिजोल्व नहीं होती है, प्रेसिडेंट या तो सस्पेंड कर सकते हैं या फिर उसको डिजोल्व कर सकते हैं। एंड दोस्तों एसआर बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि डिजोल्व होने से पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन गलत हो गया। दोस्तों थर्ड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट रूल में फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क कब पड़ता है जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन नंबर 2, आंसर इसका हो जाएगा बी, कि जब किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर का कार्य करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया है कि राइट टू प्राइवेसी is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? दोस्तों यहाँ पे पूछा ये गया है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो दोस्तों ये आप जानते हैं कि पुत्ता स्वामी का जजमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसलिए करंट अफेयर में था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, वो इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ का। दोस्तों राइट टू लाइफ का मतलब आर्टिकल नंबर 21। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21 मींस ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। एंड इसमें पूछा गया है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। मतलब दोस्तों सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में बोलते हैं सामाजिक पूंजी। दोस्तों देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको डील करने आने चाहिए। थोड़ा ट्रिकी ये क्वेश्चन होगा दोस्तों सोशल कैपिटल इतना तो तय है कि इसका कुछ सोसाइटी से लिंकेजेस है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमें सोसाइटी की बातें देखने को मिलती है, वही हमारा सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन दिया है द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन। तो दोस्तों ये तो होता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया गया है द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन्स। तो दोस्तों ये भी गलत है। तीसरा है द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन दिया है द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। दोस्तों देखिए यही ऑप्शन हम ढूंढ रहे थे, इसका लिंकेज सोसाइटी से। तो दोस्तों यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, ये इसी को बोला जाएगा सामाजिक पूंजी। दोस्तों ये करेक्ट आंसर इसका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। उसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past। दोस्तों ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक का ये सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया। दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है लक्ष्मीकांत से और इसका आंसर क्या है? सरकारिया कमीशन 1983 में इसको अपॉइंट किया गया था एंड इसमें ही ये रिकमेंडेशन दी थी कि गवर्नर की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंसेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मतलब भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है? तो दोस्तों इसमें 5 चॉइसेस हमें दी गई हैं। पहला है एडॉक कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। सेकंड ऑप्शन दिया गया है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, फिर फाइनेंस कमीशन, फिर फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एंड नीति आयोग। दोस्तों हम ये जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन का काम ये नहीं होता है, क्योंकि उसका काम होता है बजट का अलोकेशन, ठीक है, कि सेंटर स्टेट के बीच में क्या क्या अलोकेशन होगा। अब दोस्तों अगर हम 3 को एलिमिनेट करें तो ऑप्शन बी खत्म हो जाता है एंड ऑप्शन सी भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए हैं। अब दोस्तों देखिए ए एंड डी में हमें बात करनी होगी नीति आयोग की। दोस्तों अगर आपने लक्ष्मीकांत में नीति आयोग को सही से पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि नीति आयोग इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को रिव्यू नहीं करता। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी गलत है, मतलब ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 1 एंड 2। एंड दोस्तों जैसे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया या फिर एस्टीमेट कमेटी हो गया, उन कमेटी का काम होता है वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को रिव्यू करती है। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, जिसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, मतलब किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। आप जानते हैं कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता है तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं एंड हाई कोर्ट के पास पूरी पावर होती है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने की। दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है? An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of the India। दोस्तों ये भी गलत स्टेटमेंट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी रिव्यू कर सकती है। तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की, जिसमें पूछा गया है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty, मतलब राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब आपको एक या उससे ज्यादा चॉइसेस आपको सही लग सकती हैं, बट आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, सेकंड है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, थर्ड है अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स एंड लास्ट ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। दोस्तों अगर आपने लक्ष्मीकांत का प्रियम्बल वाला चैप्टर सही से पढ़ा है तो उसमें लिबर्टी में उसकी डेफिनेशन दी गई है। वहां यह बताया हुआ है कि लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, बट ये जो लिबर्टी होती है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। एंड लिबर्टी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अपने आप को फुल्ली डेवलप कर ले। दोस्तों हमें फ्री स्पीच का राइट दिया हुआ है, हमको रिलीजियस फ्रीडम का राइट दिया हुआ है। इन सब राइट्स के ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम अपने आप को फुल्ली डेवलप कर सके। तो दोस्तों इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, इसी को बोला जाएगा लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जिसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142, इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों काफी बड़ा सा स्टेटमेंट दिया गया है। अगर हम हिंदी में देखें तो पूछा गया है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो आर्टिकल 142 है इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वो किसी भी चीज में जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। एंड दोस्तों इसमें यूनियन कार्बाइड केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था कि इस आर्टिकल के अंतर्गत
सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के भी से भी उसकी पावर रिस्ट्रेंट नहीं होगी, किसी भी तरह का कंस्ट्रेंट नहीं होगा। तो दोस्तों यही ऑप्शन दिया गया है बी में कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। दोस्तों इसका एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नेशनल हाईवे होते हैं उसके 500 मीटर के अंदर आप किसी भी तरह की वाइन शॉप नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों ये इसी आर्टिकल का प्रयोग इस सुप्रीम कोर्ट ने किया था। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की, जिसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब जो राज्य की विधानसभा होती है उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला कि द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या होता है कि वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। वो तो दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों के पास ये पावर है, एंड तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट है व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। मतलब जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य के विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। दोस्तों देखिए ये स्टेटमेंट किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, पर अगर आपने न्यूज़पेपर सही से पढ़ा होगा तो एक आर्टिकल में इस चीज को मेंशन किया गया था कि जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई रूल नहीं होता है किसी पर्टिकुलर मैटर पे तो वो लोकसभा के रूल को फॉलो करती है। एंड दोस्तों अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इसको सही भी कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई रूल नहीं है तो उसके पास यही तो ऑप्शन होगा कि लोकसभा में कि उस क्या रूल है, क्या वो उसको फॉलो कर सकती है। तो दोस्तों इसलिए ये ऑप्शन भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर, जिसमें पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। मतलब अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए कौन सा अधिकार आपको कौन सा फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 21 है जो कि राइट टू लाइफ हमें देता है। और दोस्तों ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि इस साल हदिया केस हुआ था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू मैरी अ पर्सन वो आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें ये पूछा गया है कि द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। एंड इसका हिंदी में है कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाया गया एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये था 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 44th नहीं था। इसमें अब सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जी हाँ दोस्तों, जो 99th अमेंडमेंट था वो किसके लिए था, एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो सही है एंड ये ऑप्शन गलत है, तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की, जिसमें हमसे पूछा गया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये प्रोसीजर समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे बड़े आराम से। दोस्तों अगर हम हमारे संविधान की बात करें तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का प्रोसेस दिया हुआ है। एंड दोस्तों इस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनका एक्ट था, उसका नाम था जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। उसमें डिटेल्ड प्रोसीजर दिया गया है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि केवल 2 ही ग्राउंड है जिसपे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। पहला है प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। पर दोस्तों इन दोनों चीजों को डिफाइन नहीं किया गया है। इसके बाद ये जो एक्ट था, इस एक्ट में पूरा प्रोसेस दिया गया है। दोस्तों अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो पहले उसके लिए रिमूवल मोशन को साइन करना होगा। अगर लोकसभा की बात है तो वहां पे 100 मेंबर्स को साइन करना होगा। अगर राज्यसभा की बात है तो वहां पे 50 मेंबर को साइन करना होगा। एंड ये दोनों साइन करके किसको देंगे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है।
या तो स्पीकर होगा, ठीक है, या फिर जो वहां का चेयरमैन होगा उसको देंगे। अब दोस्तों ये इन पे डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं इस मोशन को और एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को 3 मेंबर कमेटी बनानी होती है। एंड दोस्तों इस कमेटी में एक तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के या तो चीफ जस्टिस होंगे या फिर कोई दूसरे जज होंगे, ठीक है, और दूसरे कौन होते हैं, किसी स्टेट के चीफ जस्टिस होंगे, स्टेट हाई कोर्ट के। एंड जो तीसरे मेंबर कौन होते हैं, वो कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 मेंबर कमेटी फाइंड आउट करेगी कि जो एलिगेशंस लगाए गए वो सही है या गलत है। अगर वो पाते हैं कि एलिगेशन सही है तो फिर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे एंड तब स्पीकर के ऊपर होता है कि वो उसको कंसिडर करता है कि नहीं करता, है ना। हाउस कैन कंसिडर द मोशन और उसमें फिर दोस्तों दोनों हाउस को अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करना होगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी, मेजोरिटी ऑफ द हाउस एंड उसके बाद 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस मेजोरिटी से उसको पास करना होगा तभी उस जज को रिमूव किया जाएगा। एंड दोस्तों आज तक की हिस्ट्री में कोई भी जज रिमूव नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। दोस्तों अब हम वो क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। उसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि द मोशन टू इम्पीच अ जज कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, स्पीकर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकंड दिया गया है कि इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इसको डिटेल में समझाया गया है। दोस्तों ये भी है, मैंने आपको बताया कि समझाया नहीं गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि जजेस एक्ट 1968 में इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस दिया गया। दोस्तों ये बात सही है। और दोस्तों फोर्थ ऑप्शन में क्या है, मेजोरिटी की बात की गई है कि किस मेजोरिटी से पास होता है। दोस्तों ये भी मैंने आपको समझाया, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका 3 और 4 सही होगा, यही इसका आंसर होगा दोस्तों 3 एंड 4। दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की, जिसमें पूछा गया है कि 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, मतलब किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दोस्तों आप जानते हैं कि 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1951 में हुआ था। एंड उस समय हमारे पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये बहुत आसान सवाल ये पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। दोस्तों देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit। हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं, थोड़ा इसको डाउटफुल हम रखते हैं। सेकंड दिया गया है कि द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। दोस्तों इस एक्ट को जो है 5 बार अमेंड किया गया था। दोस्तों ये भी मुझे पता है कि किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। पर दोस्तों जो अगला स्टेटमेंट है वो क्या है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो लाभ का पद है इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करें तो आप देखिए बी, सी और डी तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों इसीलिए यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आप उसके ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए। क्या आप किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो क्या। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑप्शन को भी अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यही तरीका हमने यहाँ पे अपनाया है। दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की, जिसमें पूछा गया है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। मतलब भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 5th एंड 6th शेड्यूल है जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन से डील करता है। दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5th शेड्यूल। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान सवाल पूछा गया था। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, मतलब संसदीय व्यवस्था के बारे में सवाल पूछा गया है। दोस्तों ये फिर से रिपीट हुआ है। दोस्तों इसका आंसर वही होगा कि द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। दोस्तों हमने ये पिछले लेक्चर में भी इसको डिटेल में डिस्कस किया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हिंदी में बात करें तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। और दोस्तों कैसे हटाते हैं, बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ।
जहां पे पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। दोस्तों मतलब भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा आर्टिकल 38 देखा हो डीपीएसपी का, उसमें लिखा हुआ है कि टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 इसमें पूछा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। दोस्तों मतलब भारत के संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशरी की उपज है और उसने आज तक डिफाइन नहीं किया है कि मूल ढांचा क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन 1 गलत है। जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है दोस्तों, कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों ये देखिए ये सही ऑप्शन है, हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 ओनली। 55 का आंसर हो जाएगा बी। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की, जहां पे पूछा गया है कि वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। दोस्तों देखिए कभी कभी क्या होगा, आपको बाउंसर देखने को मिलेंगे, पर ऐसा बहुत कम होता है। और दोस्तों इससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो बाउंसर सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि केवल आपको नहीं आएगा, ऐसा सबके साथ होगा। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह कौन सी है। दोस्तों अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में सोशलिज्म अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे ए, द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की, जिसमें पूछा गया है कि जो हमारी नौकरशाही है उसकी एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मतलब उसका उपयुक्त चरित्र चित्रण क्या होता है। तो दोस्तों ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या होता है, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही होती है वो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव आर्म होती है, जो कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के काम आती है। तो दोस्तों इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डी इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की, जिसमें पूछा गया है कि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में पूछा गया है कि वो संविधान का पार्ट है या नहीं है, मतलब संविधान का भाग है या नहीं है। तो दोस्तों बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हमारे संविधान का पार्ट है। तो दोस्तों ये जो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, कि वो पहला तो कि उसका पार्ट है या नहीं है, दूसरा उसका लीगल इफेक्ट क्या है। तो दोस्तों ये पार्ट तो है, तो ये ऑप्शन बी तो गलत हो गया। अब दोस्तों इसको इस तरह से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में प्रियम्बल की मदद ली जा सकती है। जब फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या किसी दूसरे भाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रियम्बल का सहारा लिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, इसका खुद का तो कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, बट अगर आप उसको फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी से जोड़ें तब उसका लीगल इफेक्ट सामने आता है। इसको इस तरह से समझिए दोस्तों, आप जानते हैं कि सेक्युलरिज्म हमारे प्रियम्बल का में मेंशन किया हुआ है एंड ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है। पर दोस्तों अगर मान लीजिए कोई एक्ट ऐसा है जो कि सेक्युलर कैरेक्टर को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि इसने प्रियम्बल को वायलेट किया है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि इसने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन डी एकदम सही ऑप्शन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 इसमें डीपीएसपी के बारे में पूछा गया है, पार्ट 4। आप जानते हैं कि पार्ट 4 डीपीएसपी है और उसके बारे में सवाल पूछा गया है कि दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। दोस्तों आप जानते हैं कि डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सेबल होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड क्या है, द शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये ऑप्शन सही है। और तीसरा, द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। दोस्तों ये भी आप जानते हैं सही है। अगर आप हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 37 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल होंगे गवर्नेंस के। ठीक है, तो दोस्तों इसका 2 और 3 ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की, जिसमें पूछा गया है कि हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर in a state for 6 months even if he or she is not a member of legislature of that state। मतलब
भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में 6 माह के लिए उसे मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप जानते हैं कि वोट देने की उम्र है 21 साल, और लोकसभा में आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। दोस्तों ये स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो गया। दोस्तों सेकंड जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है कि अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from the person। मतलब अगर वो पर्सन जेल से रिहा हो जाएगा तो उसके बाद भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मेन प्रोविजन क्या है कि जब वो जेल से छूटेगा उसके 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन 6 साल के बाद वो चुनाव लड़ पाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नीदर वन नोर टू। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की, जिसमें पूछा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। मतलब भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन सही है। अगर आपको हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 81 देखें तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है। अब दोस्तों सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस, मतलब 3 सत्र के लिए बताया गया। दोस्तों ये भी गलत है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ केवल ये मेंशन किया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। मतलब एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 में आधार के ऊपर पूछा गया। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो जजमेंट का ही पार्ट है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि आधार मेटाडाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months। दोस्तों ये 6 month के लिए बताया गया था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है कि द स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कोऑपरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डाटा। दोस्तों ये ऑप्शन सही है। तीसरा बोला गया कि आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। दोस्तों ये गलत है, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कि आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4, ऑप्शन बी सही होगा 62 का। दोस्तों हिंदी में आप इसको समझिए कि पूछा गया है कि आधार मेटाडाटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। गलत, ये 6 महीने के लिए है। राज्य निजी निगमों के से आधार डाटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। दोस्तों ये सही है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ये गलत है। आधार भारत की संचित निधि से हित प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ये ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आपको ये जजमेंट सही से समझना हो तो आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए, एंड यहाँ पे मैंने डिटेल में ये जजमेंट बनाया हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर्स किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों संविधान संशोधन में ये पावर इक्वल होती है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी। संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समान शक्तियां होती हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, इसमें बोला गया एमपी लाड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। दोस्तों ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आपको स्कीम पता नहीं होगी तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसमें पहला बोला गया है कि एमपी लाड स्कीम के फंड जो है वो ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करने में ही यूज होने चाहिए। ये ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला पूछा गया है कि इस स्कीम का एक स्पेसिफाइड पोर्शन एससी एसटी पॉपुलेशन के लिए अलोकेट होना चाहिए। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है। इसमें तीसरा पूछा गया है कि एमपी लाड के जो फंड है वो ईयर के बेसिस पे सैंक्शन होते हैं, एंड अगर कोई फंड अनयूज हो जाएगा तो लैप्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अनयूज फंड जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, वो लैप्स नहीं होंगे। एंड दोस्तों लास्ट इसमें स्टेटमेंट दिया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी उसको एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स, मतलब जितने भी वर्क अलोकेट किए गए एक साल में उसके कम से कम 10% को इंस्पेक्ट करना होगा। दोस्तों ये भी इस स्कीम का पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड
4, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन आंसर। दोस्तों 64 का आंसर हो जाएगा डी। एंड दोस्तों अगर आप इस स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए एंड यहाँ पे मैंने डिटेल में इस स्कीम के बारे में बताया हुआ है। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की, जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। दोस्तों आप जानते हैं कि अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 17 दिया हुआ है फंडामेंटल राइट में, एंड आप जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा गया है कि इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉइंड बाय, मतलब भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। दोस्तों आप जानते हैं कि बीपीएसपी आर्टिकल नंबर 50 उसमें बताया गया है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, डीपीएसपी। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें बताया गया है कि अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्लेसेस other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करती हैं, जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से उनको ये करना होता है? दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, जो एफआरबीएम एक्ट है 2003 उसके कारण ये जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये प्रेजेंट करने होते हैं। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। दोस्तों ये भी अगर आपने इकोनॉमी सही से पढ़ी होगी तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, या फिर विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। दोस्तों आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है? गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट क्रिएट करना, उसकी पावर को लिमिट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। दोस्तों आपने अगर संविधानवाद पढ़ा हो या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा हो तो उसका मतलब ही क्या होता है कि ऐसी सरकार जिसकी पावर्स पे लिमिट लगाई जा सके। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें पूछा गया है कि अदर देन द फंडामेंटल राइट्स which of the following parts of the constitution reflect the principle and provisions of the universal declaration of human rights 1948। दोस्तों देखिए अब ये मैं समझता हूँ कि किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को करना होगा। इसमें पूछा गया है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों आप जानते हैं कि राइट्स में क्या क्या बात होती है? राइट्स में बात होती है जस्टिस, ठीक है, लिबर्टी की बात होती है, इसमें एजुकेशन, हेल्थ, इन सब की बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रियम्बल में भी आप जानते हैं यही तीनों सब चीजें पूछी जाएंगी। जस्टिस, लिबर्टी की बात होती है, डीपीएसपी में भी यही और उसका ऑब्जेक्टिव होता है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आप जानते हैं कि एजुकेशन वाला पोर्शन होता है। तो दोस्तों अगर आप कॉमन सेंस लगाए तो दोस्तों आप ये इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि प्रियम्बल, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों ही इस आंसर में शामिल होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है वो किस टाइप के सिटीजन को लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है फ्री में? दोस्तों चार इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है, ट्रांसजेंडर जिनकी सालाना आय 2 लाख से कम है, ओबीसी जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम है, ऑल सीनियर सिटीजन। दोस्तों ये भी किसी ने पढ़ा नहीं होगा, बट अगर लक्ष्मीकांत में आपने लीगल सर्विस अथॉरिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें कुछ चीजें मेंशन की गई हैं
जैसे कि ये पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख पे एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों ये तो वहां पे दिया हुआ है, तो आप इसमें देखिए दो ऑप्शन हटा सकते हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, मतलब ए या डी में से आंसर है। अब दोस्तों इसमें अगला हमें एलिमिनेट करना होगा ऑल सीनियर सिटीजन। दोस्तों देखिए जहां पे भी ऑल, ईच, एवरी आता है वो थोड़ा वैसे कंफ्यूजिंग होता है ना, आप उसको हमेशा एलिमिनेट कर सकते हो। तो दोस्तों ऑल सीनियर सिटीजन इस के हकदार नहीं होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। तो दोस्तों ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा वाइल्ड गेस मार के इस क्वेश्चन को आपको सही से करना होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 एंड 2। तो दोस्तों आई होप आपको ये सब क्वेश्चन सही से समझ में आए होंगे। अगर मैं समराइज करूं कि इस पॉलिटी के क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, कि लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी ये दोनों ही हमारे सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके हमको मल्टीपल रिविजन्स करने चाहिए, एंड एनसीईआरटी में हमको 11-12 की पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इक्वलिटी, लिबर्टी, इसके अलावा दोस्तों इमरजेंसी, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों संविधान के आर्टिकल, भले उसका नंबर हमें याद ना हो, पर उसमें क्या लिखा हुआ ये हमें याद होना चाहिए। हमें एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए, इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए हमको मॉक्स प्रैक्टिस करने होंगे काफी सारे, ताकि हम एलिमिनेशन को प्रैक्टिस कर सकें। एंड कॉमन सेंस हमें यूज करना होगा जहां पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।